आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सच में बहुत हैरान करने वाला है। मतलब अरब सागर के बीचों बीच 22 एकड़ में फैला एक विशाल जल दुर्ग। बिल्कुल, और वो भी ऐसा दुर्ग जिसे अजय कहा जाता है। हाँ, यानी जिसे ना अंग्रेज भेद पाए, न पुर्तगाली और ना ही मुगल, यहाँ तक कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज भी नहीं। मरुड़ जंजीरा, ये महाराष्ट्र का वो किला है जो घेराबंदी और युद्ध के सारे पुराने नियमों को मतलब पूरी तरह से गलत साबित कर देता है। अक्सर माना जाता है ना कि दीवार कितनी भी मजबूत हो कभी तो टूटेगी ही। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है। हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनका विश्लेषण करके हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर ये किला हमेशा अजय कैसे रहा। अगर हम इसके मुख्य द्वार को ही देखें ना तो वो ही दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी था। हाँ? समंदर की लहरों के बीच इसका दरवाजा कोई 15 से 17 फीट ऊंचा है। बाप रे, 15 फीट! हाँ, और उस पर 6 हाथी और एक शेर का राज्य चिन्ह उकेरा गया है। मतलब सीधा सीधा ताकत का प्रदर्शन। पर इसकी असली सुरक्षा इसकी दीवारों की ऊंचाई में नहीं बल्कि इसके सख्त नियमों में थी। बिल्कुल। और रिसर्च पढ़ते हुए मुझे तो ये किसी प्राचीन और कठोर बायोमेट्रिक सिस्टम जैसा लगा। बायोमेट्रिक सिस्टम? वो कैसे? मतलब अगर किसी को बाहर जाना है तो उसके पास किले की अपनी टकसाल का एक खास सिक्का होना ही चाहिए, वरना एंट्री या एग्जिट नामुमकिन। अरे हाँ, और अगर वो सिक्का नहीं मिला तो कोई पूछताछ भी नहीं होती थी। सुरक्षाकर्मी बिना समय गवाए सीधा खिड़कियों से तीर और भाले मारकर उस संदिग्ध इंसान को वहीं खत्म कर देते थे। ओह वाओ, वहीं खत्म? बिल्कुल, एकदम जीरो टॉलरेंस नीति थी। इससे किले के अंदर किसी भी जासूस की घुसपैठ लगभग नामुमकिन हो जाती थी। ये तो बहुत ही खौफनाक है। लेकिन अगर हम एक व्यापक नजरिए से सोचें तो किसी भी समुद्री किले के लिए अचानक हमले से ज्यादा बड़ा खतरा तो घेराबंदी होती है। हाँ, महीनों तक बाहर बैठकर राशन पानी खत्म होने का इंतजार करना। वही तो, दुश्मन बाहर से घेर कर बैठ जाए तो खारे समंदर के बीच कोई बिना मीठे पानी के कैसे बचेगा? यही सवाल हमें इस किले के सबसे बड़े रहस्य की तरफ ले जाता है। और यहीं पर मरुड़ जंजीरा की वास्तुकला हैरान करती है। हुआ क्या था कि जब किले के निर्माण के लिए उसी टापू के पत्थरों को करीब 30 से 60 फीट गहराई तक खोदा गया तो वहां 2 विशाल कुंड बन गए। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि समंदर के खारे पानी से घिरे होने के बावजूद उन कुंडों में हमेशा कुदरती रूप से मीठा पानी रहता था। और भूविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये संभवतः डीप एक्विफर्स यानी पत्थरों के नीचे मौजूद मीठे पानी के गहरे प्राकृतिक स्रोतों और बारिश के पानी के संचयन का एक बेहतरीन संयोजन था। क्या बात है! और ये मीठा पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि किले के अंदर 450 से ज्यादा परिवार रहते थे। 450 परिवार? हाँ, वहां बाकायदा खेती होती थी, स्कूल, मस्जिद और मंदिर थे। यानी ये पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर शहर था। हाँ, अगर बाहर दुश्मन 1 साल तक भी डेरा डाले रहे तो अंदर लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एकदम सही। इससे तो घेराबंदी करके भूखा मारने की पूरी रणनीति ही फ्लॉप हो गई। अच्छा, चलिए मान लिया कि उन्हें भूखा प्यासा नहीं मारा जा सकता, लेकिन दुश्मन अपने जहाजों से सीधे तोपों से हमला करके दीवारें तो गिरा ही सकते थे ना। इसके लिए उन्हें किले के बहुत करीब आना पड़ता, जो सीधा सीधा एक आत्मघाती कदम था। किले की सुरक्षा के लिए कुल 162 तोपें तैनात थीं। 162? हाँ, और इनमें सबसे खूंखार थी कलाल बांगड़ी तोप। 22 टन वजन था इसका और मारक क्षमता 6 से 7 किलोमीटर तक थी। 1 मिनट, 6 से 7 किलोमीटर? इसका मतलब दुश्मन का जहाज पास आने से पहले ही समंदर में दफन हो जाएगा। पर इतनी भारी तोप जब बार बार गोले दागेगी तो क्या भयंकर गर्मी से वो पिघलने नहीं लगेगी? यही तो उस दौर की धातु कर्म या कहें मेटलर्जी का कमाल था। ये तोप एक ऐसी खास मिश्र धातु से बनी थी जिसमें गर्मी को तेजी से सोखने और बाहर निकालने की क्षमता थी। अच्छा, तो वो गर्म नहीं होती थी? नहीं, चाहे कितनी भी भयंकर गर्मी हो, यो लगातार गोलाबारी हो रही हो, ये तोप कभी इतनी गर्म नहीं होती थी कि खुद को या इसे चलाने वाले सैनिकों को नुकसान पहुंचाए। वाकई ये इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। पर यहाँ मुझे एक ऐतिहासिक दावे पर सवाल उठाना है। पूछिए। अगर इसकी सुरक्षा इतनी ही अभेद्य थी तो 1736 में मराठों के सेनापति चीमाजी अप्पा द्वारा इस किले को जीतने की बात क्यों कही जाती है? क्या ये सच में अजेय था? हाँ, ये एक बहुत ही बारीक ऐतिहासिक बिंदु है। ये सच है कि 1736 में मराठों ने एक कड़ा संघर्ष किया था और उन्हें बढ़त भी मिली थी। लेकिन ये कोई स्थायी विजय नहीं थी।
जल्दी एक शांति समझौता हुआ और ये किला वापस सिद्धि शासकों को सौंप दिया गया। अच्छा, जो अफ्रीकी मूल के मलिक अंबर के वंशज थे। बिल्कुल। तो तकनीकी और रणनीतिक रूप से ये किला 1947 तक उन्हीं सिद्धियों के अधीन रहा। इसलिए इतिहास इसे कभी पूर्ण रूप से हारा हुआ नहीं मानता। चीन इंजीनियरिंग, जल प्रबंधन और सैन्य रणनीति का एक जीता जागता मास्टर क्लास है। एकदम सही कहा आपने। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि उस दौर में बिना आधुनिक तकनीक के भी कितनी गहरी रणनीतिक सोच मौजूद थी। और एक आखिरी बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, इन रिकॉर्ड्स में आपातकाल के लिए बनाई गई एक गुप्त सुरंग का भी जिक्र है। हाँ, जो समंदर के नीचे से होती हुई सीधे एक गांव तक जाती थी। और जिसे 1947 के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब जरा सोचिए, अगर उस दौर के इंजीनियर खारे समंदर में मीठे पानी का स्रोत ढूंढ सकते थे और लहरों के नीचे इतनी लंबी सुरंग बना सकते थे, तो और क्या-क्या छिपा होगा वहां? बिल्कुल। अरब सागर की उन गहरी खाइयों और इस किले के मजबूत नींवों के नीचे ऐसे और कितने अनसुलझे रहस्य, गुप्त